Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, the Vedic age. स्टूडेंट्स, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में वो पीरियड जो 1500 BC टू 600 BC तक चलता है, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताऊंगी। अच्छा, जो 180 है, 180 के पहले वाला जो टाइम है वो 1 2 3 4 5 ऐसे बैकवर्ड चलता है ना। तो 1500 BC से 600 BC तक का जो पीरियड है बैकवर्ड है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? वैदिक एज या वैदिक पीरियड। अगर नहीं समझ में आता है लाइन के थ्रू तो भी कुछ नहीं, लर्न कर लो कि वैदिक पीरियड 1500 BC में स्टार्ट हुआ था और 600 BC में खत्म हो गया। यूजुअली अगर हम आज की डेट की बात करें तो कोई चीज़, जैसे मैं 1985 में अगर मेरा बर्थ हुआ है और आज क्या चल रहा है 2022, ये इस टाइप से लिख रहे हैं ना, 85 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर बीसी में काउंटिंग बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, चलो अब इस पीरियड को वैदिक एज क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? वाई पर्टिकुलर दिस पीरियड विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1500 to 600 BC is called Vedic age? Because whatever information we are having about Vedic age is derived from Vedic literature. आई बात समझ में? So do remember, Vedic period is known as Vedic period because whatever information we have is derived from Vedic literature. अब लिटरेचर में कौन सा क्या क्या इंक्लूड है बच्चा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं हमारे, उससे सारी इंफॉर्मेशन ली गई है। तो चारों वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा वेद के अलावा पुराण, पुराण के अलावा एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत। तो ऋग्वेदिक पीरियड में ऋग्वेदिक नहीं, वैदिक पीरियड की हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किससे मिली है? किससे मिली है? वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर के अंदर क्या क्या आ रहा है बच्चा? वेद, पुराण, एपिक जैसे कि रामायण और महाभारत। अब अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर पूरा किस में कंपोज हुआ है बच्चा? संस्कृत में कंपोज हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज में। पर आज की जो संस्कृत है जिसको आप पढ़ रहे हो वो वैदिक संस्कृत से बहुत डिफरेंट है। वैदिक टाइम में जो संस्कृत थी बहुत ही टिपिकल थी। ठीक है, आज तो आपको उसका बहुत इजी वर्जन पढ़ाया जा रहा है। While translating Vedic literature, scholars discovered many similarities between Sanskrit and some of European language जैसे कि Latin, English and German। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान रखना कि ये जो वैदिक लिटरेचर है ये संस्कृत में लिखा गया है, पर जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे थे तो जो हमारे स्कॉलर्स थे, लॉरिएट्स थे, जो क्या करने का, ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं बच्चा, ट्रांसलेट ना, ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जो संस्कृत है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, या संस्कृत की तरह ही हमारी लैटिन है, इंग्लिश है या जर्मन लैंग्वेज। आई बात समझ में? तो वैदिक लिटरेचर किस में लिखा गया? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, और जब इनको ट्रांसलेट किया गया तो लोगों ने देखा कि संस्कृत बहुत सिमिलर है लैटिन, इंग्लिश और जर्मन की तरह। ठीक है बात? और इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये इंडो यूरोपियन ग्रुप की लैंग्वेज है। इंडियन लैंग्वेज है हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, असमी, गुजराती, बंगाली, विच हैव संस्कृत रूट्स, जिनकी रूट्स तो संस्कृत हैं, और बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो भाई ये भी उसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। पर इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती हैं बच्चा? द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इस टेबल में कंपैरिजन दिया है। इसे संस्कृत में पितृ बोलते हैं, पर्शियन में पिदार, लैटिन में पटर, इंग्लिश में फादर और जर्मन में वाटर। जैसे ब्रदर वर्ड जिसको संस्कृत में बोलते हैं भ्रातृ, बिरादर बोलते हैं पर्शियन में, फ्रॉटर बोलते हैं लैटिन में, ब्रदर बोलते हैं इंग्लिश में और ब्रूडर बोलते हैं जर्मन में। ऐसे ही मातृ संस्कृत में, मदर पर्शियन में, मटर लैटिन में, मदर इंग्लिश में और मटर जर्मन में। ठीक है बात? अब जो वैदिक लिटरेचर है बच्चा वो बिलोंग करते हैं किससे? आर्यन से। किससे बिलोंग करते हैं बच्चा?
आर्यन आर्यन वो लोग से जिनसे वैदिक लिटरेचर बिलोंग करता है। जो वैदिक एज चल रही थी तो आर्यंस ने नदर्न इंडिया में सेटल होना चालू किया। किंग भारत एंड हिज डिसेंडेंट, कौन थे बच्चा? किंग भारत थे, उनके डिसेंडेंट थे जो कि आर्यंस थे, जिन्होंने वैदिक एज में वैदिक कहाँ पर सेटल होना स्टार्ट किया? नॉर्थ इंडिया में। और ये जो आर्यन थे जिनका नाम था भरत, क्या नाम था जिनका? भारता, किंग भारता, और उनके डिसेंडेंट उन्हीं के नाम पे जो भारता, भरत, उन्हीं के नाम से, जिनके नाम पे ही जो भारतवर्ष आज हम जानते हैं वो उनके नाम से ही रखा है। ये सब कौन थे बच्चा? आर्यंस थे। किंग भारत, किंग भारता और उनके जो डिसेंडेंट थे वो कौन ही थे बच्चा? आर्यन ही थे। स्टूडेंट्स, मैं अपने हर ही वीडियो में बोलती हूँ कि ये ए लगा के हमने हमारे इंडियन किंग्स के नाम को बिगाड़ दिया है। अशोक था, हम क्या बोलते हैं बच्चा? अशोका, है ना? हम भी अशोका बोलने लग गए जबकि वो अशोक थे। ऐसे ही ये किंग राजा भरत है। कौन है? राजा भरत। पर इंग्लिश में क्या लिख दिया? भारता। ठीक है, तो वो राजा भरत है, याद रखना। कौन है बच्चा? राजा भरत। तो बच्चा ये जो भारतवर्ष है अभी आपको समझ में आ गया होगा किसके नाम से रखा है। फिर से मैं बता दूं, किंग भरत, किंग भरत या राजा भरत के नाम पे रखा गया है, जिसको आपके इंग्लिश में भारता, किंग भारता बोला गया है। पर ये किंग भारता नहीं है बच्चा, ये जो लिखा हुआ है, मैं फिर से बोलूँगी, ये किंग भारता नहीं, किंग राजा भरत है। कौन है? राजा भरत। ठीक है, जिनके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है। ठीक है, पर अब इंग्लिश में लिखा है तो हम भी अशोक को अशोका पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ही भरत को भारता पढ़ लेते हैं। चलो, जो वैदिक एज है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक चला, और लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 तक चला। तो दो पार्ट में डिवाइड कर ले, तो एक अर्ली है एक लेटर है। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसे ही ऋग वैदिक एज कहा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ऋग वैदिक एज बिकॉज इन दिस टाइम ओनली ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड। अच्छा मैम, 1 मार्क में पूछ सकती हैं वाई अर्ली वैदिक एज इज कॉल्ड ऋग वैदिक एज, तो आप क्या आंसर लिखोगे? बिकॉज द ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इसी टाइम में ऋग्वेद कंपोज हुआ। अब ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है किसका? इंफॉर्मेशन का। अर्ली वैदिक पीरियड, अगर आपको अर्ली वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका एक वैल्यूएबल रिसोर्स है ऋग्वेद। आई बात समझ में? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स, 1028 हिम्स। हिम्स क्या होते हैं बच्चा? डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन। हिम्स का मतलब क्या होता है? भजन, कीर्तन, है ना? एंड प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, भजन गाए गए हैं जो तारीफ करते हैं भगवान की, देवी की, देवताओं की। ठीक है, तो ऋग्वेद बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है जो हमें अर्ली वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 1028 हिम्स हैं, मतलब भजन है जो गॉड और गॉडेस के प्रेज में है। हिम्स वॉज कॉल्ड सुक्ता, मीन्स वेल स्पोकन। सुक्ता का मतलब क्या होता है? वेल स्पोकन। जो हिम्स होते हैं वो जनरली कंपोज किए गए हैं ऋषिज ने, सेज, ऋषि मुनि, जिनको हम इंग्लिश में सेज, साधु बोलते हैं, उन्होंने ही ऋग्वेद को कंपोज किया है। एक दो नहीं, बहुत सारे। इनिशियली जो ऋग्वेद थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे बच्चा, ओरली एक गुरु से शिष्य को, फिर शिष्य से जब शिष्य बड़े हो गए, गुरु बन गए, तो उनसे अपने शिष्य को। तो जो ऋग्वेद थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, ओरली ट्रांसफॉर्म हुए। नॉलेज पास्ड ऑन दिस वे इज नोन एज श्रुति। बच्चा, जो नॉलेज ओरली पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? श्रुति। जो वैदिक टीचर्स थे वो बहुत ध्यान रखते थे अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम कि जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर हो, प्रॉपरली बच्चा हिम्स को मेमोराइज कर पाए। पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें बच्चा, तो जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो
सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु रीजन में। अब सप्त सिंधु रीजन कहाँ पर है? मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब। सप्त सिंधु हमने किस रीजन को बोला बच्चा? मॉडर्न डे का हरियाणा और अनडिवाइडेड पंजाब। वहां पर रहते थे अर्ली वैदिक पीपल। इट वॉज वाटर्ड बाय 7 रिवर। यहाँ पर कितनी रिवर थी? 7। इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, व्यास, सतलज, सरस्वती। ठीक है। द सरस्वती हैज ड्राइड अप सिंस। अभी तो देखो सरस्वती रिवर नहीं है बच्चा, पर वहाँ पर 7 रिवर थी जिनका नाम है इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती। तो इनके 7 रिवर के होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? उस रीजन को सप्त सिंधु। और अर्ली वैदिक लोग यहीं पर रहते थे। सप्त सिंधु आज का कौन सा रीजन है? मॉडर्न डे का हरियाणा और अनडिवाइडेड पंजाब। ट्राइबल डिवीजन, जो अर्ली वैदिक पीरियड था बच्चा, उसमें जो आर्यंस थे वो डिवाइडेड थे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स में। ट्राइब को हम जन और विश बोलते थे, जिसको जना और विश बोलते हैं। जन और विश था वैसे, जना और विश। द ट्राइब्स वर कैटल ब्रीडर्स। ये ट्राइब्स कैसी होती थी बच्चा? कैटल ब्रीडर्स। कैटल ब्रीडर्स मतलब जो उनके पास कैटल्स होते थे उनको प्रॉपर वो ब्रीड करते थे। मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब उनके ऑफ स्प्रिंग होते थे, फिर वो बड़े होते थे, फिर उनके ऑफ स्प्रिंग होते थे, ऐसे करके। जितने भी एडल्ट मेल मेंबर थे वो वॉर में पार्ट लेते थे। विश और जन के जो एडल्ट मेल मेंबर होते थे, युवा लोग जो होते थे, वो वॉर में पार्ट लेते थे। वॉर्स कॉल्ड गविष्ठी, है ना। जितने भी मेल मेंबर होते थे, एडल्ट होते थे, वो क्या करते थे? वॉर करते थे। वॉर्स कॉल्ड गविष्ठी। अब जो गविष्ठी है ये स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है किसके लिए? ये ऋग्वैदिक पीरियड का ही वर्ड है जिसका नाम है गविष्ठी, जिसका मतलब होता था कि आप कैटल के लिए लड़ाई करेंगे। फॉट ओवर द पोजेशन ऑफ कैटल। कैटल मतलब आपके पास गाय, बकरी, बैल जो है, आप उसके लिए लड़ाई करेंगे, उसके ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए लड़ाई करेंगे। मतलब ये जो इतना मैदान है इसमें मेरी ही गाय बैल आएंगे, मेरी ही बकरियां घास खाएंगी। और हमेशा जो युद्ध होते थे जिनका नाम, जिसको हमने कविष्टी बोला, वो होता ही किसके लिए था बच्चा? टू हैव पोजीशन ऑन द कैटल्स ऑफ अदर। दूसरों की कैटल्स को ले लेना। आफ्टर विक्ट्री, एक बार जीत गए तो जितने भी मेंबर्स होते थे विश के, वो उन सबको उसका शेयर मिलता था। जो भी बूटी मतलब जितने भी जानवर जीत के आए, जितने भी कैटल जीते, उन सबको वो आपस में बांट लेते थे। जो ट्राइबल चीफ होता था उसको सबसे बड़ा शेयर मिलता था। और देयर वर वॉर्स ओवर रिवर वाटर। कई बार पानी के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। मोस्ट वाइडली यूज्ड वेपन था उस टाइम का बो एंड एरो। ठीक है। एरो आपको पता ही होगा ना, तीर कमान आप लोगों ने देखे होंगे, जो वो बाहुबली मूवी में भी दिखाया। वन ऋग्वैदिक हीम रीड विथ बो लेट अस विन काउ। बोस की हेल्प से हम किसको जीत सकते हैं? काउ को। विद द बो लेट अस कंकर ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। बो की हेल्प से हम पूरा दुनिया भी जीत सकते हैं, दुनिया के हर कोने को जीत सकते हैं, और काउस को भी जीत सकते हैं। राजन। अब स्टूडेंट्स, राजन किसको बोलते थे? ट्राइबल चीफ। एक ट्राइबल कम्युनिटी जो होती थी उसका जो चीफ होता था उसको राजन बोलते थे। वो वॉर करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता था, और पूरी ट्राइब के बिहाफ पे प्रेयर भी करता था। ही रिसीव्ड अ बली वॉलेंटरी डोनेशन फॉर हिज सर्विसेज। बच्चा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा है, तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो उसे क्या मिलती थी? वॉलेंट्री डोनेशन, जिसे हम बली बोलते हैं, उसकी सर्विसेज के लिए। जो राजन था उसको बहुत सारे ऑफिशियल्स असिस्ट करते थे, जैसे कमांडर इन चीफ, चीफ प्रीस्ट और विलेज हेडमैन। विलेज का जो हेडमैन होता था, विलेज का जो चीफ प्रीस्ट होता था, कमांडर इन चीफ होता था, ये सब राजा को असिस्ट करते थे। राजन कंसल्टेड हिज सब्जेक्ट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर। राजा अपने सब्जेक्ट मतलब जो नॉर्मल जनता होती, प्रजा, उसको भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर पे कंसल्ट करता था। ही डिड दिस थ्रू द सभा। एक सभा होती थी, अ स्मॉल कमिटी ऑफ सेलेक्ट विलेज एल्डर्स। अ स्मॉल कमिटी ऑफ सेलेक्टेड विलेज एल्डर्स। देखो जो सभा होती थी उसमें विलेज के एल्डर्स होते थे। एक स्मॉल कमेटी थी जिसमें विलेज के
एल्डर्स मेंबर होते थे, एल्डर मेंबर होते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे, सभा। और एक होती थी समिति, जिसको जनरल असेंबली बोलते थे। द समिति चूज द राजन, और ये समिति थी जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं, ये राजा को चुनती थी। और राजा को जब ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको अपने लोगों से भी कंसल्ट करना चाहिए, तो वो सभा और समिति से कंसल्ट कर लेता था। राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति। ना ऑक्यूपेशन एंड अम्यूजमेंट। ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन और अम्यूजमेंट मतलब ऑक्यूपेशन, आप जो काम कर रहे हो, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। क्रॉप को ग्रो करना, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, गेहूँ, बार्ले, चावल, इन सबको वो ग्रो करते थे। कैटल को रेयर करते थे, रेयर करना मतलब कैटल अपने पास रखना, इनका मेन ऑक्यूपेशन था। अर्ली आर्यंस कैटल रेयरिंग करते थे और फार्मिंग करते थे। काउ सेंट्रल थी उनकी लाइफ का। एक मैन को ऑनर किया जाता था कि उसके पास कितनी काउ है, मतलब जो मैन की जो वर्थ थी वो किससे डिसाइड होती थी? द नंबर ऑफ काउ ही possessed. द काउ वॉज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ बार्टर और एक्सचेंज। काउ से एक्सचेंज भी हो जाता था, मतलब बार्टर एक्सचेंज। जैसे आज एक्सचेंज के लिए मनी का यूज़ होता है, अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, वैसे ही उस टाइम में बार्टर के लिए काउ का यूज़ होता था, मतलब इजीली एक्सेप्टेबल कमोडिटी थी। द आर्यन यूज्ड हॉर्सेस चैरियट इन वॉर एंड पीस। जो आर्यंस थे वो हॉर्सेस का, चैरियट, हॉर्सेस मतलब होता है घोड़ा और चैरियट मतलब होता है रथ, का उपयोग करते थे युद्ध के टाइम पे भी और शांति के टाइम पे। और जो हॉर्स था वो भी एक रिलीजियस सिंबल की तरह यूज होता था। काऊ और हॉर्स की बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऋग्वेद मेंशन करता है कि क्राफ्टमैन थे। कौन कौन से क्राफ्टमैन थे उस टाइम में बच्चा? कारपेंटर थे, चैरियट मेकर, कारपेंटर जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, चैरियट मेकर जो रथ बनाने का काम करेंगे, वीवर्स जो कपड़ा मतलब क्लॉथ मटेरियल तैयार करेंगे, लेदर वर्कर्स पॉटर मटके बनाने वाले थे, चमड़े का काम लेदर वर्कर्स थे, वीवर्स थे, चैरियट मेकर्स थे और कारपेंटर्स उस टाइम में होते थे। उनका पास टाइम क्या होता था? चैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक, डांसिंग। तो बच्चा जब ये लोग फ्री होते थे तो इनको डांसिंग पसंद थी, म्यूजिक भी पसंद था, गैम्बलिंग मतलब वो ताश के पत्ते खेलना, मतलब जुआ खेलना, हंटिंग शिकार करना, रेसिंग, चैरियट रेसिंग रथ दौड़ लगाना, है ना? जैसे हम दौड़ दो व्यक्ति खुद लगाते हैं, ये रथ के साथ दौड़ लगाते थे। तो चैरियट रेसिंग होती थी, हंटिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ये उनकी फेवरेट एक्टिविटीज होती थी। नाउ वन सिस्टम। सो व्हाट वाज देयर इन वन सिस्टम? हुएवर इज हैविंग फेयर कलर, मतलब जो लोग गोरे होते थे उन्हें क्या कहा गया? आर्यन। एंड द आर्यन कंसीडर्ड द डार्क स्किन पीपल एज इंफीरियर। जो आर्यंस थे उन्होंने फिर जो काले कलर के लोग थे जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क था, उनको कैसे समझा? इंफीरियर, निम्न दर्जे का, है ना? इंफीरियर मतलब नीचे, नीचे का समझा। द दासेस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन वेयर आर्यंस सेटल्ड। अब ये जो बच्चा, ये जो दास जिनको हम बोल रहे हैं, दास, दास है ना, जो दास थे वो बेटा ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जिनकी जगह पर कौन आके रहने लगे थे बच्चा? आर्यंस रहने लगे थे। आर्यंस में 4 सेक्शन होते थे। Among the Aryans, the 4 sections of society from highest to lowest. आर्यंस में 4 सेक्शंस थे सोसाइटी में, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो प्रीस्ट होते थे, जो रिलीजियस मैटर देखते थे, पूजा पाठ करते थे, प्रेयर रिसाइट करते थे, प्रेयर गाते थे, उन्हें हमने ब्राह्मण बोला। जो किंग, जो वॉरियर थे, जो ट्राइब को किसी भी हार्म से बचाते थे, लड़ाई करते थे, उन्हें हमने क्षत्रिय बोला। वैश्य वो कम्युनिटी थी बच्चा जो फार्मिंग का काम करती थी या क्राफ्ट पर्सन थे, या तो जो लोग ट्रेडिंग करते थे। क्या करते थे? ट्रेडिंग। उन्हें हमने क्या बोला बेबी? हाँ, वैश्य। ब्राह्मण पूजा करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, वैश्य ट्रेडिंग, फार्मिंग, क्राफ्टमैन रहेंगे, और जो शूद्र होगा जिसे हमने दास बोला, एंड दोज आर्यन, सॉरी, जो दूसरे जो मीनियल जॉब्स करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? शूद्र। इसमें बेटा सारा काम आएगा, डेड बॉडी, जो कैटल्स हैं इनकी डेड बॉडीज को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करना, ये सब शूद्र का काम है। अब दास
and those Aryans who disobeyed social rules were also considered शूद्र. बेटा दास भी शूद्र होते थे, और वो आर्यन जो सोशल रूल्स को नहीं मानेंगे उन्हें भी शूद्र कहा जाएगा. तो अपार्ट फ्रॉम शूद्र हु कैन बी शूद्र, सो दास and the Aryans who is not bothering about the social rules, they were considered as शूद्र. दास का मतलब होता है स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम. क्या होता है बच्चा? गुलाम, जिसको खरीदा या बेचा जाता है. ये जो सिस्टम था सोशल डिवीजन का, ये ऑक्यूपेशन पे बेस करता था. बाद में यही काय में डेवलप हो गया बच्चा? कास्ट सिस्टम में. बिफोर एवरीबडी हैज ऑप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन. ओके, in which occupation he has interested, he has opted that occupation, but in the later stage it converted into caste system. मतलब पहले तो मुझे अगर लड़ना पसंद था तो मैं लड़ने चली गई, बाद में वही मेरी कास्ट बन गई, ऐसे करके कुछ हुआ. तो बिफोर इट वाज based on occupation, social division was based on occupation, but on the later stage it become a caste system. अगर हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो बिगिनिंग में जो आर्यंस थे वो जितनी भी नेचुरल फोर्सेस होते थे उन सबको वर्शिप करते थे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र. पृथ्वी मतलब अर्थ, अग्नि मतलब फायर, वायु मतलब विंड, इंद्र मतलब रेन, सूर्य मतलब सन, और वरुण मतलब स्काई. इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे इंद्र, क्योंकि इंद्र करते थे बारिश, और बारिश से होती थी एग्रीकल्चर, और बारिश से ही सर्वाइव कर पाते थे कैटल एंड ह्यूमंस. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने किसको दी इम्पोर्टेंस? इंद्र को. कोई आइडल नहीं होते थे बच्चा, मूर्ति नहीं होती थी. प्रेयर हम लोग बोलते थे ओपन एयर में प्रेयर करते थे भगवान से. ओपन एयर में कोई आइडल, कोई मूर्ति नहीं होती थी. बहुत ही सिंपल रिचुअल्स थे. फायर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी हर रिचुअल का. यहाँ तक तो सब कुछ बहुत सिंपल था, सिंपल रिचुअल्स थे. फायर इम्पॉर्टेंट पार्ट होती थी रिचुअल का. पर अब हम पढ़ेंगे बच्चा लेटर वैदिक पीरियड, जहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होगी. इन द बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC, जो आर्यंस थे उन्होंने आयरन का यूज़ करना सीख लिया था. एट द बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत में लगभग 1000 ईसी में आर्यंस लर्न टू यूज़ आयरन. हाउ टू यूज़ आयरन, उन्होंने सीख लिया था कैसे हम लोहे को यूज़ कर सकते हैं. आयरन मतलब होता है लोहा. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन आयरन एज इन इंडिया. When Aryan learned the art of using iron, from that day, India enters into Iron Age. आई बात समझ में? जैसे ही आर्यन ने आयरन लोहे को यूज़ करना सीखा, उसी टाइम से बन गई हमारी आयरन एज. जो आर्यंस थे वो द आर्यंस रेफर टू आयरन एज श्याम अयास, ब्लैक मेटल. श्याम अयास बोलते थे इसे, जिसको ब्लैक मेटल बोला जाता था. फिर वो मूव कर गए कहाँ पर? कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर में. फिर वो कहाँ मूव कर गए बच्चा? कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर में. हस्तिनापुर कहाँ पर है बच्चा? किस बैंक पे? रिवर यमुना के बैंक पे. जब आयरन का यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने टूल्स बनाए, जिससे इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया. जो डेंस जंगल थे, फॉरेस्ट थे उस रीजन में, उसको क्लियर कर दिया. यहाँ से आर्यन अपने आप को स्प्रेड करने लगे. कहाँ तक पहुँच गए? गैंगेटिक प्लेन तक पहुँच गए. जो तीसरे 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो भी इस टाइम में कंपोज होना स्टार्ट हो गए. और उसके बाद आई रामायण, और उसके बाद महाभारत, और फिर 500 पुराण. ठीक हुई बात? जब इनके पास आयरन टूल्स आ गए, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? जंगल को काटना स्टार्ट कर दिया. डेंस फॉरेस्ट को कट किया, प्लेन बनाए, मतलब ज़मीन बना दी क्लियर करके. और फिर इंडो गैंगेटिक प्लान तक, गंगा रिवर तक ये लोग पहुँचे. अभी इसी टाइम में फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी लिखे गए. बाद में रामायण, महाभारत, और उसके बाद 500 पुराण. टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक, मतलब 600 BC तक, जो आर्यन थे वो गंगा यमुना दोआब टू कौशल इन यूपी और विदेहा इन नॉर्थ बिहार तक पहुंच गए थे. तो आर्यंस कहाँ तक पहुंच गए? गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए. यूपी में कोसला तक पहुंचे,
विदय नॉर्थ बिहार तक, मतलब अब इतने स्टेट्स में आर्यंस पहुंच चुके थे, इतनी प्लेसेस तक पहुंच चुके थे। नाउ पॉलिटिकल लाइफ, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल लाइफ की। तो जो राजन मतलब जो राजा होता था वो किंग है ना। द राजन वॉज नाउ अ किंग, राजन क्या बन गए, किंग बन गए, जिनके पास प्रॉपर आर्मी हो गई, प्रॉपर किंगडम हो गई। तो जो राजन थे अब उनको क्या नाम दे दिया गया बच्चा, किंग, राजा बना दिया गया, राजन से राजा हो गए, जिनके पास अपनी आर्मी है, किंगडम है। उनकी जो प्रेस्टीज है वो डिपेंड करती थी कि कितने एरिया पे, कितने ज़्यादा एरिया पे उनका कंट्रोल है। ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना ही महान राजा। उन्होंने बड़े ही लॉफ्टी टाइटल्स, बड़े बड़े टाइटल्स ले रखे थे, जैसे कि सम्राट, महाराजा धीराज, क्या क्या, सम्राट और महाराजा धीराज। उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ जैसे कि राजसूय यज्ञ, जिससे उनको ज़्यादा पावर मिल सके। अश्वमेध, अपने किंगडम को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किए, जिससे उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। उन्होंने अश्वमेध किए अपने किंगडम के एरिया को एक्सपांड करने के लिए। ये जो यजनास लिखा है, यज्ञनास लिखा है, ये यज्ञ ही होता है बेटा। यज्ञ पता है ना, अश्वमेध यज्ञ, जो तुम लोगों ने रामायण में देखा होगा, है ना, जिसमें घोड़ा दौड़ता है। अश्वमेध में यज्ञ में क्या होता है बच्चा, एक हॉर्स जो किससे बिलोंग करता है, किंग से बिलोंग करता है, वो जाता है नेबरिंग किंगडम में। अगर कोई नेबरिंग किंगडम में उसको स्टॉप कर लेता है तो वॉर होता है। अदरवाइज अगर नेबरिंग किंगडम में कोई उसको रोकता नहीं है तो वो टेरिटरी जितनी क्रॉस करता जाएगा उतनी टेरिटरी राजा के पास आ जाएगी। सपोज करो एक ए है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, यहाँ पर एक बी किंगडम थी, सी थी और डी थी। वो हॉर्स दौड़ता दौड़ता इस बी किंगडम को पास कर गया, सी को भी पास कर गया, ठीक है। तो ये दोनों बी और सी किसके कंट्रोल में आ जाएगी, ए के कंट्रोल में। पर डी के किंग ने इसको रोक लिया, डी के किंग ने इसको रोक लिया इस हॉर्स को, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, वॉर होगा। ठीक है, ऐसा था अश्वमेध यज्ञ। इन अश्वमेध यज्ञ हॉर्स बिलोंगिंग टू द किंग टू द नेबरिंग किंगडम, अगर स्टॉप हुआ तो वॉर होगा, अदरवाइज जो टेरिटरी होगी वो किंग को पास हो जाएगी और बाद में फिर इसको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, किसको, हॉर्स को। जब ये सेक्रीफाइस हो रहा होगा तो प्रीस्ट बहुत सारे स्पेशल रिचुअल्स करेगा, किंग और उसकी फैमिली उसमें पार्ट करेगी। जो विश मेंबर्स होते थे और दूसरे जो बिलोंग करते थे लो कास्ट से, सब लोग सेरेमनी अटेंड करते थे, ठीक है। समटाइम्स अदर किंग ऑल्सो, दूसरे किंगडम से भी किंग को इस सेरेमनी में इनवाइट किया जाता था। जैसे जैसे किंगडम बेटा बड़ी होती गई, किंग भी ज़्यादा पावरफुल होते गए, जो चीफ प्रीस्ट थे उनकी पोजीशन बढ़ गई, फिर वो इम्पोर्टेंट हो गए किंगडम के लिए। चीफ प्रीस्ट मतलब जिसको क्या बोलेंगे हम, अ, जो ब्राह्मण था वो अब क्या बन गया, चीफ प्रीस्ट बन गया है, उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, वो बड़े बड़े रिचुअल परफॉर्म करने लगा है। विलेज लेवल पे जो विलेज असेंबलीज थी वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। नाउ ऑक्यूपेशन एंड अमेसमेंट, एग्रीकल्चर अभी भी चीफ, चीफ मतलब मुख्य मीन्स था लाइवलीहुड का। देखो उस टाइम तो बेटा टिस्को टीसीएस जैसी कंपनीज थी ही नहीं, तो लोगों की डिपेंडेंस किस पे थी बच्चा, एग्रीकल्चर पे थी। पर अब यहाँ पर आयरन प्रोड्यूस होने लग गया। अब आयरन का जब ये यूज़ जानने लग गए तो ये बेटर वेपन्स बनाने लगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब जो हल था, जो हो था, और जो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको एग्रीकल्चर में लगते हैं वो सब अब अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। आयरन प्लो जो हल था, हल का, वो लोहे से बनने लगा। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए क्राफ्ट में, जैसे कि वीविंग, लेदर वर्क, पॉट मेकिंग, इन सब में बहुत सुधार हुआ क्योंकि सब में अब लोहे का यूज़ होने लगा, आयरन का यूज़ होने लगा। कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, सब कुछ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। जो अर्ली वैदिक एम्यूजमेंट थे वो स्टिल पॉपुलर हैं। अम्यूजमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, मनोरंजन के साधन क्या था, म्यूजिक था, डांस था, गैम्बलिंग थी, और वो आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा ना, चौपड़, है ना। ये सारी चीजें बहुत फेमस थी और आज तक फेमस हैं। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट पार्ट 2 विथ सोशल लाइफ। ओके।